नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शिरीन सिद्दीकी। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीती शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वनगमन परिपथ विकास परियोजना का लोकार्पण किया। समारोह में भजन मंडली के साथ सीएम बघेल भी राम धुन में रमे नजर आए। कोविड-19 में जीवन खो चुके परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू। 15 अक्टूबर तक मृतकों के परिजन कर सकते हैं आवेदन। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअली लोकार्पण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और विधायक सत्यनारायण शर्मा रहे मौजूद। अगले खबर की ओर रुख करते हैं। कवर्धा की घटना को लेकर वन मंत्री मोहम्मद अकबर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कवर्धा दंगे को प्रायोजित और सुनियोजित बताया है और कहा है कि इसका मकसद अशांति फैलाना था। उन्होंने ये भी बताया कि घटना के एक एक मिनट पर नजर रखी जा रही है। जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें सभी लोग कवर्धा से बाहर के पाए जा रहे हैं। उन्होंने शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। यही कारण है कि इस तरह के पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर भी अपनी बात रखी और बताया कि वीडियोग्राफी के मुताबिक ही गिरफ्तारी हुई है। भाजपा सबूत देते तो अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाती। अशांति फैलाकर प्रायोजित इसलिए किया जाएगा कि जहां धर्म की बात आती है तो फिर पार्टियों को नुकसान होना शुरू हो जाता है, दूसरी कोई चीज़ आती नहीं है। वही एक कारण है मेन। इस समय पूरी शांति व्यवस्था बहाल हो चुकी है और कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन नवरात्रि को देखते हुए पूजा सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। सब्जी फल के लिए भी छूट दी गई है और जैसे परिस्थिति निर्मित होगी धीरे धीरे कर्फ्यू को भी हटाया जाए। धर्मलाल कौशिक जी की तरफ से ये कहा गया कि एक वर्ग विशेष के लोगों को ज़्यादा गिरफ्तारी हो रही है। उसमें ये तय हुआ कि जो वीडियोग्राफी हुई है और वीडियो के जो फुटेज हैं वो सब सामने रखे जाएं और उनसे ये पूछा जाए कि वीडियो में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं इसके बाहर का कोई व्यक्ति है क्या जिसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वीडियोग्राफी के बाहर जिसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ हो। दूसरा ये कि वो यदि चाहते हैं कि किसी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो तो कोई सबूत जिसके खिलाफ भी होगा वो जानकारी दे दें, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा के मामले में बहुत स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना है। बारिश के बाद कांकेर की मिनी बाईपास सड़क की जर्जर हालत से परेशान वार्ड वासियों का सब्र का बांध टूट गया है। सड़क से उड़ता धूल का गुब्बार और पत्थरों के टुकड़ों से परेशान वार्ड वासियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल चक्का जाम कर दिया है। हर साल लोक निर्माण विभाग सड़क की मरम्मत करवाता है, लेकिन चंद दिनों में हालत जस का तस हो जाने से आसपास के रहवासी काफी परेशान हैं। बीते कुछ दिनों से वार्ड वासियों द्वारा जिला कलेक्टर को उक्त समस्या से अवगत कराया था, लेकिन किसी तरह का ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे मजबूर होकर आज उन्होंने ये कदम उठाया। निर्माणाधीन होने के कारण रोड ज़्यादा ख़राब है। इसको लेकर के मोहल्ले वासियों ने चक्का जाम किया था, जिसमें प्रशासन की तरफ से हम लोग आकर के यहाँ उनसे चर्चा की। उनका कहना था कि इस रोड को निर्माण करने के लिए गुणवत्ता के साथ कई बार आवेदन किया गया है, लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 15 तारीख के बाद निर्माण काम किया जाना है, तो इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। एक हफ्ता पहले माननीय कलेक्टर महोदय को अपन ज्ञापन दिए थे और हमें कहीं न कहीं आश्वासन मिला था कि काम चालू हो जाएगा रोड का, लेकिन अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ और रोड से गुब्बारे उड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है, इसलिए हमें चक्का जाम की नौबत आई। अभी प्रशासन की ओर से माननीय तहसीलदार साहब आए थे और पीडब्ल्यूडी के ई भी आए थे। वो खुद इस बात को कबूल किए हैं कि रोड पहले भी मना किया गया था कि मत बनाओ, क्योंकि रोड के नीचे 4 से 5 फीट 4 फीट कम से कम काली मिट्टी है।
रायपुर के महिला थाना में आज दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मौके पर एक व्यक्ति के सिर पर चोट आई है, वहीं कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। दोनों पक्ष आज काउंसलिंग के लिए महिला थाना पहुंचे थे। दोनों पक्षों में पुराने विवाद को लेकर आज सुलह होनी थी, लेकिन सुलह के बजाय मामला और उलझ गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सरगुजा जिले के लखनपुर उदयपुर की सरहद में बहने वाली रेणुका नदी में रेत माफियाओं द्वारा मशीनों के माध्यम से रेत का अवैध उत्खनन कर बड़े वाहनों में परिवहन करने का खेल लंबे समय से जारी है। वहीं खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। लखनपुर व उदयपुर क्षेत्र के ग्राम कवलगिरी, चैनपुर, तराजू, देवगढ़, जमगला, तीरकेला के नदी के अंदर से मशीन के माध्यम से रेत निकाली जा रही है। इस क्षेत्र से लगातार ही रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। इस संबंध में पहले भी हम लोगों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। दरअसल ये उदयपुर और लखनपुर का बॉर्डर क्षेत्र पड़ता है, इसीलिए इसमें थोड़ा परेशानी होती है। आखिरी बार हम लोग ने संयुक्त टीम बनाकर, राजस्व संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की थी, जिसमें कुछ अंबिकापुर के भूमाफिया लोग थे। इसके साथ ही हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे इस पर, और इसमें पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारी भी साथ में रहेंगे। इसके लिए तो पहले तो हम लोग लगातार कार्रवाई भी करते जा रहे हैं। साथ ही जहाँ से उत्खनन क्षेत्र है, जो उत्खनन क्षेत्र है जहाँ से उत्खनन होने की ज़्यादा संभावना है, वहाँ पर कुछ ऐसे प्रबंध किए जा रहे हैं कि वहाँ से गाड़ी अंदर ना जा पाए या वहाँ से निकल ना पाए। इसमें जनरली JCB लगा के हम लोग वहाँ पर गड्ढा करते हैं, ताकि वहाँ पर गाड़ी जो भी है वो ना जा पाए। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह अपने 2 दिवसीय प्रवास के तहत बस्तर पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता लेकर विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान एक तरफ जहां उन्होंने बस्तर के बाबू सेमरा में स्थापित फूड पार्क की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की कांग्रेस सरकार पर पंडो जनजाति के लिए कुछ भी न करने का आरोप भी लगाया। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि विश्वविद्यालय में 16 महाविद्यालयों के क्लासरूम, नवीन फसल प्रजातियों एवं तकनीकों का लोकार्पण किया। इसके अलावा कर्मचारी कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यानिकी महाविद्यालय जगदलपुर, रायगढ़ के महाविद्यालय भवन और छात्रावास भवनों का लोकार्पण वर्चुअली रूप से किया। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक सत्यनारायण शर्मा सहित अन्य लोग वहां मौजूद रहे। उद्घाटन किया गया। बहुत सारी जो धान की नई किस्में हैं, मक्के की किस्में हैं और चिरपोटी हम लोग बोलते हैं, उसके भी नए बीज का आज लोकार्पण हुआ है। और बहुत सारी योजनाएं यहाँ आज शुरुआत की गई है। इसके लिए कृषि मंत्री जी को, विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव को अब लगभग 2 साल का समय ही रह गया है, जिसके चलते अब राजनीतिक प्रदर्शनों का दौर भी शुरू हो गया है। राजधानी में आज भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर राशन घोटाले का आरोप लगाते हुए राशन दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने भाटा गांव में मौजूद एक राशन दुकान पहुंचकर राशन लेने आए लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर गरीबों के हक के राशन में घोटाला करने का आरोप लगाया और आने वाले समय में इसे लेकर बड़ा आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी। इसके अलावा सांसद सुनील सोनी ने भी सरकार पर प्रहार करते हुए गरीबों का राशन खा जाने का आरोप सरकार पर लगाया है। आप देख लेना, 44 लाख लोगों के लिए 5 किलो चावल आया है और 44 प्रति महीना, और ये 8 महीने के लिए आया है। तो वो चावल नहीं मिल रहा है। लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में अगर हम देखेंगे तो पिछले साल और इस साल मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किसी ने किया है। गरीबों का 10,000 करोड़ रुपए का चावल कोई खाया है तो भूपेश बघेल की सरकार के लोग खाए हैं, ये कांग्रेसी लोग खाए। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति है, आज हम ने पूरे छत्तीसगढ़ में राशन दुकानों के ऊपर में धरना देकर हमारे जो कमजोर लोग आर्थिक रूप से, जिनको गरीबी रेखा का चावल मिलना चाहिए, उनको हम जानकारी दे रहे हैं। और 10, 11, 12 तारीख को जिले स्तर पर प्रदर्शन होगा, विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन होगा। कि जो भूपेश बघेल की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 9 महीने का राशन भिजवाया, आने वाले नवंबर तक के मिलेगा, उस राशन को गरीबों को नहीं मिल रहा है, गरीबों के साथ में अन्याय हो रहा है।
कहीं पर 3 किलो राशन दे रहे हैं, कहीं पे 2 किलो दे रहे हैं, कहीं पे 5 किलो पूरे परिवार को दे रहे हैं और कहीं पे तो दे ही नहीं रहे हैं। इस प्रकार की जो भ्रष्ट अनेक नीतियां जो अपनाई है इन्होंने राशन खाने के लिए, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है। प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन पर प्रतिभागी विजेताओं को सम्मानित किया है। हम आपको बता दें कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हर साल विभाग द्वारा संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इससे आम जन में वन्य जीवों एवं प्रकृति के संरक्षण के प्रति प्रेम एवं चेतना जागृत करने के उद्देश्य से हर साल इस सप्ताह का आयोजन होता है। इस दौरान कई कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। संरक्षण सप्ताह में चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, ये जो बच्चों से कराया गया था उसको पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ 1,35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का है, जिसमें 44.2% वन क्षेत्र है। और जिस राज्य में इतना बड़ा भूभाग वन क्षेत्र हो तो निश्चित रूप से वन्य प्राणी भी बहुत अधिक उसमें होंगे। वन्य प्राणियों की संरक्षण और वनों का संरक्षण दोनों वन विभाग की प्राथमिकता है और इसीलिए समय समय पर इस प्रकार के न केवल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं बल्कि वनों में वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए हमारे जो मैदानी क्षेत्र के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी कार्रवाई करते हैं। कई बार ये देखा गया है कि लोग अपनी फसलों को बचाने के लिए बिजली का तार लगा देते हैं, जिसके कारण वन्य प्राणियों को क्षति होती है। उसको दूर करने का प्रयास वन विभाग की तरफ से होता है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने रायपुर के राजीव भवन में आज प्रेस वार्ता की। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। तो कृषि के क्षेत्र में काफी कुछ काम हो रहा है, इसके कारण से आने में विलंब हुआ। मुझे पता नहीं क्यों मोदी के नेतृत्व की भाजपा ने जैसे कि ठेका लेके रखा है कि किसान को बर्बाद करो, चंद पूंजीपतियों को मालामाल करो, और उसी के चलते आज जो देश के हालत बने हैं, आप सभी को याद होगा यहाँ छत्तीसगढ़ में भी चुनावी जनसभाएं जब हुई थी तब आज के प्रधानमंत्री कहते थे मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां खोल दूंगा। आपको याद होगा, हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां खोल दूंगा, कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। हालत क्या हो गई? आखिरी 2 साल का आंकड़ा सरकार का आंकड़ा है, सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू पार्लियामेंट के पटल पे रखा है, उसका आंकड़ा है कि सिर्फ 2 साल में 14 करोड़ नौकरियां कम हुई है। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सौदा संग होते उपचार, सौदा संग होते उपचार, चले सब मन चले हाट बाजार, हाट बाजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी हाट बाजारों में जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण करते हैं। 2 साल में राज्य के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। बाजार में हो गई इलाज की सब सुविधा, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सोचे सब भूपेश सरकार, हाट बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर।
कोविड से जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया रायपुर जिला प्रशासन शुरू कर रहा है। इसके लिए आवेदन रायपुर के तहसील कार्यालय में दिए जा सकते हैं। 15 अक्टूबर तक मृतकों के परिजन या कोई करीबी रिश्तेदार इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिले निर्देश के बाद कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जानी है। इसके लिए कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। ये आवेदन कैसे और कहां जमा करना है, इस बारे में कोई भी व्यक्ति जिला कार्यालय जाकर जानकारी ले सकता है। कवर्धा की घटना अब राजनीतिक रंग लेने लगी है। भाजपा ने प्रेस वार्ता लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं कल पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और विधायक शिवरतन शर्मा भी कवर्धा पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। दरअसल बीजेपी नेता अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा गिरफ्तार किए गए बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलने की मांग कर रहे थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर उन्हें शहर के भीतर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद भाजपा के ये दोनों नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। दोनों ही नेता दुर्ग आईजी विवेकानंद सिन्हा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की मांग पर डटे रहे। उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखकर आईजी की भूमिका पर सवाल भी खड़े किए। कवर्धा घटना हम कवर्धा में आगे रिपोर्ट खाएंगे। कवर्धा में आईजी ने कहा कि भाजपा के लोग दंगा फैला रहे हैं करके। हम आईजी के खिलाफ कवर्धा में आगे रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं, आपको अलाउ करना चाहिए। हम आईजी के खिलाफ कवर्धा थाने में रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं। आईजी ने हमारे ऊपर झूठा आरोप लिखा है, आप हमको कवर्धा थाने तक जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। यहाँ पर फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। सौदा संग होते उपचार, सौदा संग होते उपचार, चले सब मन चले हाट बाजार, हाट बाजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी हाट बाजारों में जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण करते हैं। 2 साल में राज्य के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत जिसे आसपास के ग्रामीण को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। बाजार भी होता है, इलाज भी होता है। बाजार में हो गई इलाज की सब सुविधा, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सोचे सब भूपेश सरकार, हाट बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खास कार्यक्रम सुभाष की बात। मैं आज आपसे ऑनलाइन ठगी के बारे में बात करना चाहता हूँ। दरअसल कबीर साहब कहे गए कि माया महा ठगनी हम जानी। कबीर के ज़माने में इंटरनेट नहीं था, इसलिए ऑनलाइन ठगी नहीं होती थी। ठगी तो होती थी क्योंकि वो कहते थे कि कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, लेकिन अब ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की ठगी हो रही है। अलग अलग तरह के ठग हैं और वो लोगों को ठगते हैं। माया यूं ही ठगनी नहीं है और माया को पाने के चक्कर में लोग बार बार ठगी का शिकार होते हैं। जमताड़ा अब पूरी दुनिया में विस्तारित हो चुका है। जगह जगह ऑनलाइन ठगी होने की खबरें आम बात है। हम देखते हैं कि जो घरेलू स्त्रियां हैं उनसे लोग दोपहर के समय बहुत सारे ऑफर देते हैं और उनसे घर में आके भी ठगी कर लेते हैं। और बहुत सारे जो यूथ है भी हमारा, उनसे लोग ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जब से कोरोना काल आया है तब से लोगों का ऑनलाइन जो है वो व्यवहार बढ़ा है। अब सवाल ये है कि जो ऑनलाइन ठगी हो रही है वो क्यों हो रही है। दरअसल हमारे भीतर बहुत बार जो मनोविज्ञान है वो लालच जो है, कहीं ना कहीं उसमें हमारा लालच है, या हम चीज़ों को बहुत कम में या सस्ते में पाना चाहते हैं। बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, बहुत सारी जो फ्रॉड कंपनियां हैं, फ्रॉड लोग हैं, वो हमको लालच दिखा के
हमारे जेब में जो खून पसीने की जो हमने कमाई है उसको वो हड़पते हैं। हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा है, अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो उसमें भी कुछ ना कुछ हमको OTP बता के, कुछ और तरह के झांसे बता के वो हमसे ये एक तरह की ठगी का काम करते हैं। और दरअसल इस समय जो है ऑनलाइन गेम और लॉटरी का भी चलन बहुत है। कई बार लोग बिना श्रम के, बिना हाथ पांव चलाए अमीर बनना चाहते हैं। दरअसल ये समय पूरा शॉर्टकट का समय है और ऐसे लोगों पर जो ऑनलाइन ठग है वो निगाह रखते हैं, वो लालच देते हैं और अपने जाल में फंसाते हैं। और ये जो जाल है ये केवल ठग नहीं कर रहे हैं, इस समय बहुत सारी स्त्रियां और उससे ज़्यादा पुरुष, स्त्रियों को जो अकेली स्त्री हैं, चाहे विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, अकेली हैं, अविवाहित हैं, उनको भी कई तरह के लालच देकर उनसे भी अलग अलग तरह की लूट करते हैं। इसलिए अब साइबर क्राइम की जो मामले हैं वो बहुत हो रहे हैं। एक गाना है सिनेमा का एक गाना है कि आया आया अटरिया पे कोई चोर, वो भाभी आना जरा दीपक जलाना। पर ये चोर अब अटरिया पे नहीं आते, ये आकाश मार्ग से आते हैं। और आप ये कह नहीं सकते कि ये अब अटरिया पे कोई चोर है, क्योंकि जो चोर आपकी पहुंच से इतना दूर है वो कहाँ बैठा है, वो इस देश में बैठा है कि उस देश में बैठा है, वो किस शहर में बैठा है, आपको नहीं मालूम है। आप जब ठग जाते हैं और जब आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया, आपकी कोई चीज़ गुम हो गई या आपके संबंधों में भी कोई हेरा फेरी हो गई, और जो आदमी जिसने बहुत खूबसूरत फोटो लगाया था या कोई स्त्री जिसने बहुत अच्छा अपना DP बनाया था वो आपको चूना लगा के चली गई, तब आपको समझ में आता है कि अरे मैं तो लुट गया। तो ये जो लुटाई है इसमें कई बार लोग चुप भी रहते हैं, क्योंकि उसमें लगता है कि आप बुद्धू बने हैं, आप बेवकूफ़ बने हैं। कई बार बहुत सारी लड़कियाँ ऑनलाइन ठगी, और ख़ास करके जो अविवाहित स्त्रियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो इसमें कई रिश्तों के चक्कर में भी फंस रही हैं और आए दिन इस तरह की खबरें हमको देखने मिल रही। अब इसमें होता यह है कि जो उपयोग करता है वो नाम पासवर्ड की जानकारी जो लोग ठग लोग हैं वो ले लेते हैं। कई बार वो जो हैं ईमेल के जरिए आपको कुछ मैसेज भेजते हैं। कई बार वो आपका जो मोबाइल है, आपका कंप्यूटर, उसको हैक कर लेते हैं। तो कई तरह से साइबर फिशिंग कि किसी के पास स्पैम में ईमेल भेजना ताकि वो अपनी निजी जानकारी दे दे, फिर उस जानकारी का उपयोग करना। कई बार फ़ोटो को लोग काट कर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें भर देते हैं और आपको तरह तरह से लूटने की कोशिश करते हैं। कई बार तो ये भी देखने में आया कि जो आसपास के लोग हैं वो भी आजकल, चूँकि सब लोग अपना फ़ोटो मोबाइल पे रखते हैं, कई अपने बहुत सारे निजी क्षणों के जो वो शेयर नहीं करते वो भी फ़ोटो खिंचा लेते हैं। फिर जब आपस में झगड़ा होता है तो उसको भी इस तरह से नेट पे डालकर लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है ये हम लोग बहुत बार लाइसेंस नहीं लेते, तो सॉफ्टवेयर की नकल तैयार करके सस्ते दामों पर बेचकर भी लोग साइबर क्राइम करते हैं और इससे साइबर जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो फर्जी बैंक कॉल, जाली ईमेल, ये एक तरीके हैं जिसमें लोग ATM का नंबर लेना, पासवर्ड की आवश्यकता पूछना, ये बहुत सारे तरीके से लूट के नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं और जिसमें साइबर क्राइम बढ़ रहा है। सरकार ने कहा है कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए बहुत सारे सेल बने, पर वो बिल्कुल अप्रभावी हैं, क्योंकि जो लोग इस क्राइम को करते हैं वो बहुत चालाक हैं। वो जिस सिम का इस्तेमाल करते हैं, जिस जगह का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से वो गायब हो जाते हैं और लोग ढूंढते रहते हैं। ये बहुत दावा किया जाता है कि अगर आपका मोबाइल गुम गया तो मिल जाएगा, पर इतनी कंप्लेंट है, मोबाइल कहीं से चला गया वो नहीं मिलता है, आपका पैसा चला गया वो नहीं मिलता है, आपका फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लेता है, उसके ज़रिए वो दोस्तों से, आपके जान पहचान के लोगों से पैसे मांगता है मुसीबत में आप करके। और कई लोग ये सोच के कि हम अपने मित्र की मदद कर रहे हैं, अपने रिश्तेदार की मदद कर रहे हैं, कई बार लोगों की बीमारी के नाम पर, किसी लड़की के नाम पर कि उसको इलाज कराना है या उसको पढ़ना है, इस नाम से भी आजकल तरह तरह से जो है वो लूट के नए नए तरीके, जो साइबर क्राइम के नए नए तरीके हमको देखने मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे आना चाहिए कि आपने ज़रा भी लापरवाही बरती और कोई भी कंप्यूटर या इंटरनेट यूज़र अगर वो सतर्क नहीं है तो उसके साथ किसी भी तरह से ठगी हो सकती है। और इस मामले में ज़्यादातर युवा हैं जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, सोशल मीडिया या इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, उनके साथ में ज़्यादा साइबर हैकिंग का ख़तरा बना रहता है।
हैकर जो है फर्जी लिंक बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। पर यह नए तरह का अपराध है जो समाज में घटित हो रहा है और लोग इसके प्रति सचेत नहीं हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि माया जो है वो महाठगनी है। अगर आप माया के चक्कर में, मोह माया के चक्कर में, से मोह भी है क्योंकि आपको जो सोशल मीडिया है वो बहुत सारे मोह में फंसाता है। ये मोह के जो धागे हैं उसकी जो तार है कहाँ से जुड़ी है किसी को नहीं मालूम है। तो आदमी सोचता है कि एक तरफ से मैं कोई सिरा पकड़ूंगा तो दूसरी तरफ से सिरा गायब हो जाता है और वो आपसे जानकारी लेकर उसके तार वो जोड़ता चला जाता है और आप ठगी का शिकार होते हैं। तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि माया महाठगनी तो हमेशा से रही है। आप ये नए तरह की माया है, ये इंटरनेट माया है, आप इससे सतर्क रहिए। अब रुख करते हैं सरगुजा से जुड़ी खबर की। सरगुजा में आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल से अब तक 1500 करोड़ रुपए से अधिक का चावल घोटाला करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए अंबिकापुर शहर के गुदरी बाजार में राशन दुकान के सामने प्रदर्शन किया। गरीबों को चावल वापस दो, वापस दो, वापस दो, गरीबों को चावल वापस दो, वापस दो, वापस दो। मेरा नाम उषा देवी है। हाँ, आते हैं चावल लेने के लिए लेकिन कभी एक्स्ट्रा चावल मिला नहीं है। दो सदस्य है, 2 सदस्य में केवल 20 किलो मिलता है। अब मेरे बेटी का भी है यहाँ पर राशन कार्ड, तो मेरी बेटी आती है 20 किलो मिला है। एक जैसे 5 किलो कभी एक्स्ट्रा नहीं मिला है। इतना जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है बाकी 1 किलो एक्स्ट्रा चावल नहीं मिला है हम लोग को। और हमारा भी कार्ड है नीला, क्योंकि उसमें भी मेरे को नहीं मिला है राशन कार्ड। उसमें 4 सदस्य है, 4 सदस्य में 35 किलो चावल केवल मिला है। इतना दिन हो गया, 12 महीना तक लॉकडाउन हो गया, बाकी कभी 5 किलो एक्स्ट्रा हम लोग को चावल नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ में पूरा चावल घोटाला हुआ है, उसके पूरा आइडेंटिटी प्रूफ देके उसका चावल घोटाला का हम लोग उसका पूरा बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये भूपेश सरकार हम लोगों को, गरीबों को, मतलब ये यहाँ के गरीब लोगों को कैसे मतलब बुद्धू बना रही है। उनको जो वादा किए हैं उनको कुछ मिल नहीं रहा है। इतना पूरा लॉकडाउन चला गया है, खाने के लिए जिनके घर में खाना नहीं था उनको राज्य सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से चावल दिया गया, अतिरिक्त चावल दिया गया, उसको भी दिया नहीं गया है। मतलब एक प्रकार से यहाँ की जनता को मूर्ख बनाना और उनको लूटना, ये सरकार का मेन उद्देश्य है। इसलिए हम महिला मोर्चा की पूरी टीम के तरफ से इस घोटाले के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे आने वाले दिनों में। 10-15 लोग हैं, ऐसे परिवार है जो एकदम गरीब रेखा के नीचे आते हैं। उनका रोजी रोटी दिया बेचने से शुरू होता है। अगर वो दिया नहीं बेचेंगे तो उनके घर में रात का चूल्हा भी नहीं जलेगा। उन घरों में भी आज तक मतलब राशन अच्छे से पहुंच नहीं पाया है। बस 10 किलो राशन जाता है, 10 किलो में महीना भर वो क्या खाएंगे। देखिए, भूपेश बघेल सरकार के द्वारा कांग्रेस की यहाँ पर बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर चावल घोटाला किया गया है और भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कोविड में अतिरिक्त 5 किलो राशन चावल आवंटित किया जा रहा था, वो चावल जो है उसका पूरे तरीके से घोटाला किया गया है, वो गरीबों तक नहीं पहुंचा है। और उसका वेरिफिकेशन करने के लिए, उसकी पूरी जानकारी के लिए और हर सोसाइटी में उसकी तहकीकात करने के लिए आज पूरी टीम बीजेपी की यहाँ पर आई है, महिला मोर्चा की, और उनके साथ में हम लोग सब लोग हैं। तो कुल मिलाकर स्पष्ट हो गया है, अलग अलग जो हम लोगों ने वेरीफाई किया है, जिसमें मार्च महीने में 357 क्विंटल चावल आवंटित हुआ, फिर बाद में एक बार मई के महीने में लगभग 550 क्विंटल चावल आवंटित हुआ। अलग अलग वेरिएशन दिख रहा है और जो मिलना चाहिए अलग से वो बहुत सारे हितग्राहियों को यहाँ नहीं मिला है 5 किलो। जैसे 20 किलो मिल रहा था तो 20 किलो ही मिल रहा है। प्रति हितग्राही 5 किलो चावल की व्यवस्था केंद्र ने की थी, जिसका घोटाला इस सरकार के द्वारा किया गया है। जो शासन द्वारा निर्देश है, जो चावल हमको आवंटन शासन द्वारा मिल रहा है प्रत्येक कार्ड पे, उसका वितरण हम लोग कर रहे हैं। तो उनके कार्ड में पात्रता उसके हिसाब से हम लोग दे रहे हैं चावल। वीआईपी न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।